हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 हमने कल यहाँ पर पूरा किया था, जिसका थ्योरी पार्ट, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय। तो हमारे पास जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो किसने प्रपोज किया था ये हमें बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन, या फिर प्रोस्ट, या फिर लेवाइजर, या फिर अवोगाद्रो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। डाल्टन तो हमको पता है, डाल्टन ने तो सिद्धांत दिया था, है ना, परमाणु से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया था। फिर प्रोस्ट थे, प्रोस्ट ने यहाँ पर एक कुछ और नियम दिया था। यहाँ पर हमारे पास लेवाइजर है, लेवाइजर ने जो दिया था हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लेवाइजर। तो लेवाइजर जो थे, उन्होंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रपोज किया था। ठीक है, आई थिंक ये आपको पहले से पता होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ। यानी कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे बनाया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, जितना मास हमने क्या किया था, यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में प्रयोग किया था, उतना हमको क्या प्रोडक्ट में मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर मास नष्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के रूप में यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास ये कौन सा नियम था, तो हमको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये सब चीज़ें बताता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 वॉज हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक क्या किया जाता है यहाँ पर 100 ग्राम CaCO3 को गर्म किया जाता है। ठीक है, इसको गर्म किया जाता है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, यानी कि वहाँ पर नमी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। CO2 गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, जहाँ पर से क्या होता है, गर्म करने पर CO2 गैस जो होती है वो वायुमंडल में भाग जाती है। तो वायुमंडल में जब भाग जाती है तो द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड विल वे, तो उसका जो वहाँ पर जो पीछे अवशेष बचेगा, उसका कितना यहाँ पर मास होने वाला है वो हमको बताना है। तो देखो क्या क्या किया हमने, CaCO3 था हमारे पास, CaCO3 का हमने गर्म किया, नमी बिल्कुल नहीं रहने दी वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि जो CO2 था वो भाग गया, CO2 तो भाग गया भाई, और यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर, तो यहाँ पर बच जाएगा CaO। ठीक है, CO2 निकल गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन गया, 1 कार्बन गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CaO बच जाएगा। और ये जब उसने बोला कि ये 100 ग्राम था, ठीक है, ये 100 ग्राम था हमारे पास, तो 100 ग्राम जब ये था, तो यहाँ पर हम बात कर लेते पहले इसके। अगर हमको पता है इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास, इसका 40, इसका 12, और कितना हो गया, 16 दूनी पे 16 थे 48, 48 और 12 60, और 40 100। तो इसका मोलर मास भी 100 ही है, 100 ही ग्राम है। यानी कि मोलर मास भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर 1 मोल का ले लेंगे हम। तो 100 ग्राम यहाँ पर ले रखा था इसने, तो इस 100 ग्राम में से कितना भाग गया, 100 ग्राम में से CO2 भाग गया, कितना होता है 12, 12 ये है, और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 12 कितना हो गया 44, तो 44 ग्राम ये है। तो जब 100 ग्राम में से 44 ग्राम ये निकल गया, तो 100 में से 44 को माइनस कर दो, जितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 56, तो 56 ग्राम बच जाएगा हमारे पास। तो ये जो ये रहा वो 56 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे कर सकते थे या डायरेक्टली नाप लेते ना, ये तो भाग गया। ये जब हमको रिएक्शन जब हमने लिखी ली है, अगर रिएक्शन हमको पता नहीं भी होती इस चीज़ की, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। अगर जब हमने रिएक्शन लिखी ली है तो इसका 40 होता है, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 40 16 56, इस तरीके से भी इसका आंसर आ जाता। ठीक है, 56 ग्राम। तो कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर आसान लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ पर सही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड था, 100 ग्राम हमने यूज़ किया, तो जो टोटल आना चाहिए वो भी तो 100 ग्राम ही होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ को मिला के भी 100 ग्राम आना चाहिए। हमने भी पढ़ा था यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो उसी नियम के अनुसार ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस वाज प्रपोज बाय, जो स्थिर अनुपात का नियम है, जिसको डेफिनाइट क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, या फिर स्थिर अनुपात का नियम भी इसी को कहते हैं। तो ये किसने प्रपोज किया था, डाल्टन ने नहीं, प्रोस्ट ने, बिल्कुल सही। तो प्रोस्ट ने इसको प्रपोज किया था। अवोगाद्रो, लेवाइजर, हमको पता है लेवाइजर ने क्या किया था, उसने भी बताया था हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसने बताया था, यहाँ पर प्रोस्ट ने बताया था। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अभी हमने क्या देखा था, क्या है ये, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा उसके द्रव्यमानों के निश्चित अनुपातों में उपस्थित होते हैं। तो द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, ये कौन सा नियम बताता है? तो ये नियम हमको पता है कौन सा नियम बताता है, इजी है, स्थिर अनुपात का नियम बताता है। ठीक है, कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही चीज़ तो बताता है। ठीक है, जिसको स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज देन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन। कितना? 9 ग्राम वाटर दिया हमें, 9 ग्राम वाटर दे रखा है। क्या है 9 ग्राम? H2O। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इस 9 ग्राम से हमें क्या मिलेगा। ये 9 ग्राम जो वाटर है ये डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो विघटित होने के बाद ये क्या देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन देगा। तो कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन यहाँ पर देगा, वो चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 9 ग्राम उसने जब बोला है तो 9 ग्राम कितना मिलेगा, तो पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। इसका मोलर मास 2 + 16, ठीक है, 16 ऑक्सीजन का, 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, टोटल कितना, 18 ग्राम मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोल कितने होंगे इसके, ठीक है, 9/18, 9/18। तो यहाँ पर 9/18 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो 1/2 मोल, मतलब आधा मोल आएगा इसका। ठीक है, तो आधा मोल में क्या हो जाएगा, अब 1 मोल का जब यहाँ पर क्या है 18 ग्राम है, तो उसका आधा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन, अगर डायरेक्टली इसको करना चाहो तो यहाँ पर कितने, जो H2O है हमारे पास, H2O को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अलग अलग, तो ये हाइड्रोजन कैसे होगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर दूँ मैं, तो 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 1 हाइड्रोजन। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन प्लस आधा ऑक्सीजन। आधा ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन आधा नहीं है, मास को आधा कर रहे हैं, मास का यहाँ पर हाफ कर रहे हैं हम। तो मास का हाफ करेंगे तो यहाँ पर समझते हैं इसको। ठीक है, तो मास का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यार तुमको थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से H2O से हमको क्या मिलेगा, H2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है यहाँ पर से हमको H2 मिलेगा, मतलब 2 H मिलेंगे, 2 H मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये जब H2O टूटेगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मिलेगा। और अब हमारे पास क्या है, आधा मोल है ना, तो आधा मोल है तो इनको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 हाइड्रोजन बचेगा और आधा ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, ये आधा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मैं कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम मास को यहाँ पर आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका मतलब क्या है, और आधा ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का आधा मास। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16/2, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना ग्राम हो जाएगा, 8 ग्राम। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में ये सब चीज़ें दिख रही है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के आधार पर क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो जो मैटर का निर्माण होता है, ठीक है, द्रव्य का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर, अणुओं के द्वारा होता है क्या, या फिर एटम्स के द्वारा, या फिर आयंस के द्वारा, या फिर मिक्सचर के द्वारा। तो आई थिंक आपको ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि जो यहाँ पर किसका मैटर का निर्माण होता है वो परमाणु के द्वारा होता है। ये किसने कहा था, ये डाल्टन ने हमको बताया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। ठीक है, उसके सोर्स पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, कंटेन्स 88.89% ऑक्सीजन एंड 11% हाइड्रोजन बाई मास। तो मास का अगर उनका रेशियो निकाला जाए तो 88.89% उसमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और 11.11% क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, उनके मास के आधार पर अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि एक सैंपल हमने कहाँ से लिया, नदी से ले लिया एक सैंपल हमने क्या ले लिया, अपने पानी की टंकी से ले लिया, एक सैंपल हमने तालाब से ले लिया। ठीक है, एक सैंपल हमने कहाँ से ले लिया, समंदर से ले लिया, और हमने देखा उसमें
कि जो H2O था सब में क्या था, सब सैंपल्स में जो H2O था, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, ठीक है, उनके मास का परसेंटेज ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो ये चीज़ें बताता है, ये वाला डाटा जो हमें मिलता है, ये कौन से लॉ को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये हमें पता है कि हमने कल कल के लेक्चर में या परसों परसों के लेक्चर में यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो क्या होता है मासेज होते हैं किसी कंपाउंड में जो भी मासेज होते हैं वो सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो भी कंपाउंड होता है वो सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका जो यहाँ पर मास का परसेंटेज रहेगा वो एक फिक्स रेशियो में रहता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में रहता है। वही चीज़ हम क्या कौन से यहाँ पर चीज़ें बताते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताते हैं, निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि उसके जो भी यहाँ पर कंपोनेंट्स रहते हैं जिन चीज़ से मिलकर वो बना हुआ है वो वो कंपोनेंट एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें से याद रख लेना, जहाँ पर भी सोर्स की बात आएगी कि सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन टिक लगा देना है। ठीक है, कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, या फिर यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम भी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड, अभी हमने देखा था। ठीक है, 10 ग्राम हमारे पास ये है और यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास 5.6 ग्राम प्लस क्या है 4.4 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये भी 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया, ये हमारे पास कौन सा हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है ये, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप आसानी से पहचान सकेंगे जो भी क्वेश्चन आ जाएगा अगर पेपर में। बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाले इससे। आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39। ठीक है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम इसका मास दे रखा है 39। ठीक है, कौन सा मास, एटॉमिक मास, ये हमको पता होता है। ठीक है, दिन नंबर ऑफ मोल्स इन 78 ग्राम ऑफ पोटेशियम। अब उसने मास दे दिया उसका, ये तो उसने उसका एटॉमिक मास दे दिया। एटॉमिक मास हमें पता है, ये एटॉमिक मास है पोटेशियम का, और पोटेशियम मास उसका कुछ गिवन मास दे रखा उसने, कितना 78 ग्राम हमें दे रखा है। तो उसने पूछ रखा कि इस 78 ग्राम में कितने मोल्स होंगे पोटेशियम के। तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर हमको मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, कल हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो 39 ग्राम तो 39 टू जा 78, तो यहाँ पर से हमारे पास 2 मोल निकल के आ जाएंगे। कितने होंगे, 78 ग्राम पोटेशियम में उसके 2 मोल्स होते हैं। तो 78 ग्राम पोटेशियम में पोटेशियम के 2 मोल होते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देख लो, BCD। ए में क्या है, Al2SO4, AlSO4 या फिर Al2SO4 का होल थ्राइस, या फिर Al3SO4 का होल ट्वाइस। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को बताने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। सल्फेट की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, तो सल्फेट की वैलेंसी हमें पता है होती है 2। और जब किसी चीज़ की वैलेंसी हमें पता चल जाती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, तो वैलेंसी को आपस में चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें कितने, 2 तो हमें एल्यूमिनियम चाहिए होंगे और यहाँ पर 3 हमें चाहिए होंगे सल्फेट। और यहाँ पर जब इतना पता चल जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और ये वाला कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो ये दे रखा हमें Al2SO4 का होल थ्राइस, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट ए इज टेट्रावेलेंट एंड एलिमेंट बी इज डाइवेलेंट, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई दीज 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ गया अभी जो एल्यूमिनियम वाला करा हमने। वैलेंसी पता है, ठीक है, ए की वैलेंसी पता है 4 है, टेट्रावेलेंट है, चतुष्परमाणुक है। तो ए की वैलेंसी 4, बी की वैलेंसी भी दे रखी उसने, बी की वैलेंसी कितनी 2। जब हमें वैलेंसी पता है तो हमें उसका फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, 2 तो हमें लेने पड़ेंगे ए और 4 लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, A2B4 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और A2B4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन बनेंगे इससे। इस वाले टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेम प्रपोर्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन
इन CO2 ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज प्रूफ दैट द लॉ। अरे यार फिर वही बता रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से लिया, कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो CO2 में जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे तुम CO2 कहीं से भी कलेक्ट कर लो, कहीं से भी उसके सैंपल ले लो। ये कौन सा लॉ बताता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम ये चीज़ बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होगा? तो परसेंटेज निकालने का, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्या? तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर है, इसका हमको पता है यहाँ पर 2, यहाँ पर इसका 16, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 18। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो हाइड्रोजन का निकाल लेता हूँ, हाइड्रोजन का ही पूछ रहा ना। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 है, टोटल कितना है? 18। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और कैसे हो जाएगा फिर ये? तो यहाँ पर 200/18, 200/18 आ जाएगा। तो 18 एकम 18 बचा 2, 18 एकम 18, दशमलव लगाया, 0 बचा, 0 बढ़ाया, 2 बच गया, फिर 1 1, ठीक है। क्या आ जाएगा? 11.11%, ठीक है। तो 11.11% कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? तो ये हाइड्रोजन का परसेंट आ गया यहाँ पर। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का परसेंट पूछ लेता हो आपसे, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लेना था 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 18, और यहाँ पर हमारे पास 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आता देख लेना, आपसे जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? पहले इसके तो 10⁻23 ग्राम लिख लो पहले इसको। ठीक है, इतना देर का इसने कि वो बोल रहा है कि 1/12वां भाग मास ऑफ 1, तो जो हमारे पास द्रव्यमान है किसका? 12 कार्बन का, ठीक है। C12 होता है ना हमारे पास, उस कार्बन एटम का मास का 1/12वां भाग यानी कि 12वां भाग है। या फिर जो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम है, या फिर 12 ग्राम है, या फिर 1 ग्राम। तो 1 AMU का मतलब क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? तो हमको पता था 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब, कल हमने देखा था, जो कार्बन 12 होता है उसका जो मास है उसका अगर हम 12वां भाग कर देते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं उस मास को, तो उसी चीज़ को हमको क्या, जो भी मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये हमको पता है, तो आप इसको एग्जाम में भी सही से टिक करके आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन दी मेथड प्रपोज बाय, ठीक है। तो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल जो है, जो हम एटॉमिक सिंबल यानी कि एलिमेंट्स को प्रदर्शित करते हैं हम किसी चीज़ से, ठीक है, जिन सिंबल्स के द्वारा, वो किसने बताए थे? तो वो हमको यहाँ पर बताना है। क्या वो डाल्टन ने बताए थे? क्या वो बर्जीलियस ने बताए थे? क्या वो बोर ने बताए थे? या फिर मेंडलीव ने बताया? तो आजकल के जो हम यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए सिंपल यूज़ करते हैं वो यहाँ पर बताए थे किसने? बर्जीलियस ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी हो जाएगा। डाल्टन ने भी सिंबल प्रपोज किए थे, बट वो अजीब से ही थे ज़्यादा, ठीक है, तो हमने उसको यूज़ नहीं किया। हमने तब यहाँ पर यूज़ किया बर्जीलियस के वालों को, ठीक है, बर्जीलियस वाले सिंबल को यूज किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके द्वारा यहाँ पर नापी जाती है? किस चीज़ में नापी जाती है वो हमको बताना है। ग्राम में मापी जाती है, या फिर किलोग्राम में, या फिर मिलीग्राम में, या फिर मोल में। तो अब आप यहाँ पर होने वाले हैं कन्फ्यूज़, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो चीज़ों को कैसे नापते हैं, अमाउंट कैसे नापते होंगे? ग्राम में भी नापते हैं, किलोग्राम में भी नापते हैं, मिलीग्राम में भी नापते हैं, फिर आप बोलोगे कि मोल में भी नापते हैं, ठीक है। तो किसको नापा जाता है, किस चीज़ में? तो आप ठीक है, आप अमाउंट नाप रहे होंगे, जैसे आप बोल रहे होंगे कि मेरे पास, मैं चीनी खरीद के लाता हूँ दुकान से, तो मैं तो उसको बोलता हूँ कि 1 किलो चीनी दे दो मुझे, ठीक है। तो 1 किलो चीनी बोलते हो, तो वो वहाँ पर क्या नाप रहे हो तुम? उसका अमाउंट नाप रहे हो या कि उसका मास नाप रहे हो? ठीक है, वहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो? उसका मास नाप रहे हो, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वहाँ पर उसका मास नाप रहे हो, ना कि उसके यहाँ पर अमाउंट का मतलब यहाँ पर मास से नहीं होता है। अमाउंट का मतलब मास से नहीं होता, अमाउंट का मतलब होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अमाउंट की बात होगी जब भी, तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम किस में नापते हैं? वो नापते हैं हम मोल में, ठीक है। यहाँ पर ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम में कौन सी चीज़ नापी जाती है? यहाँ पर जो मैटर होता है उसका मास नापा जाता है, और जो मोल होता है, मोल हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नापते हैं। तो जो भी मोल है, मोल में हम क्या नापते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स नापते हैं। तो वही चीज़ हमारी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है। पदार्थ की मात्रा जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मोल में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक।
ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लेटिन नेम फॉर आयरन इज, आयरन के लिए यहाँ पर लेटिन नेम क्या होता है। तो लेटिन नेम बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन के लिए सिंबल कौन सा होता है। तो आयरन के लिए यहाँ पर सिंबल आपको पता है कि Fe सिंबल यूज करते हैं हम आयरन के लिए। तो आयरन के लिए यहाँ पर Fe सिंबल यूज होता है। यहाँ पर बात करें फेरस, तो फेरस यहाँ पर नहीं यूज किया जाता है। फेरम, तो हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर फेरम जो होता है वो यहाँ पर लैटिन वर्ड है जो कि किस चीज़ का होता है, आयरन का होता है। और आयरन के लिए सिंबल कौन सा यूज किया जाता है, Fe सिंबल यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर करेक्ट केमिकल फॉर्मूला कौन सा है इनमें से। तो बात आती है सबसे पहले CaCl की। क्या CaCl जो कैल्शियम और क्लोरीन है उनके लिए CaCl यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। तो हम यहाँ पर हमको पता है कि कैल्शियम का यहाँ पर क्या होता है, वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। ठीक है, तो CaCl2 होना चाहिए था, CaCl2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं NaSO4। तो NaSO4 मुझे पता है, NaSO4 के लिए क्या होना चाहिए था, सोडियम। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम का 1 होता है, SO4 का 2 होता है। ठीक है, वैलेंसी। तो यहाँ पर तो मेरा बन ही नहीं सकता, NaSO4 तो मेरा बन ही नहीं सकता। मुझे क्या चाहिए, Na2SO4। यहाँ पर सही सिंबल बनना था, सही क्या होना था, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, केमिकल फॉर्मूला बनना चाहिए था। तो यहाँ पर NaSO4 मेरा गलत हो जाता है। ऐसे ही सोडियम क्या है, सोडियम Na और S। ठीक है, सोडियम और सल्फर, तो यहाँ पर 1 और 2 होना था। यहाँ पर भी मेरे पास क्या बनना था, Na2S बनना था। बट ये ऑप्शन भी गलत होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन के। तो सोडियम के लिए भी 1 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी होती है, दोनों की 1 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा NaCl ही बनेगा। और वो वाला कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर सही हो जाता है। आई थिंक आपको वैलेंसी वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इससे भी क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं, यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत ही आसान टॉपिक मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर इसको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल फॉर सोडियम आयन। तो सोडियम आयन के लिए जो करेक्ट सिंबल होता है वो कौन सा होता है। तो हमें पता है सोडियम आयन के लिए यहाँ पर करेक्ट सिंबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्या ये वाला होगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ये तो सोडियम एलिमेंट के लिए, सोडियम एटम के लिए ये सिंबल हो रखा है। किसके लिए सिंबल, सोडियम एटम के लिए। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है सोडियम आयन। तो सोडियम आयन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं सही से, आप गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। तो सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम हमें पता है ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो उस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एक चार्ज आ जाता है जिसको जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं जो कि सोडियम आयन जो होता है उसका यहाँ पर सिंबल क्या होता है, Na पॉजिटिव। तो सोडियम आयन का सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के लिए केमिकल सिंबल क्या होगा, ठीक है। ये N2 बेस पे लगा लेना 2, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये N3 बेस पे लगा लेना, ये निकिल है ही, ठीक है। तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि जो निकिल है ये तो निकिल के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए है नहीं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर उसने पूछा है नाइट्रोजन गैस। तो गैस हमको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ये हमको पता है कि वो होता है डाईएटॉमिक, यानी कि द्विपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन गैस कैसा होता है, द्विपरमाणुक। तो द्विपरमाणुक के लिए कौन सा यहाँ पर सिंबल यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, एलिमेंटल फॉर्म पता होनी चाहिए उसकी, वो डाईएटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करती है या फिर ट्राई एटॉमिक या फिर टेट्रा एटॉमिक के रूप में। तो आप वहाँ से इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हु सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम, जबकि क्या होगा, पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कांट बी डिवाइडेड फर्दर। कि हम अगर जो मैटर है, मैटर को छोटे छोटे भागों में तोड़ते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उन पार्टिकल्स को आगे तोड़ नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ किसने बताई थी हमें, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या है, लेवाइजर ने बताई थी, क्या है, प्रोस्ट ने बताई थी, क्या है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताई थी, या फिर इनमें से किसी ने नहीं बताई थी ये चीज़। तो ये चीज़ आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको बताई थी यहाँ पर डेमोक्रिटस एंड लूसिपियस, ठीक है। ल्यूसिपस ने ये चीज़ बताई थी, इन दोनों ने ये चीज़ बताई थी आपको कि पार्टिकल्स को आगे क्या एक स्टेज ऐसा आएगा जब इन पार्टिकल्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए लैटिन नेम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए फेरम। फेरम तो आयरन के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। नेट्रियम क्या होता है,
पहले सिंबल पता होना चाहिए पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। के इनमें से किस में आ रहा है? कैलियम में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेट्रियम में क्या आ रहा है? Na। Na किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट PO4 के ऊपर -3। ठीक है ना, ये आयन है हमारे पास। ठीक है, फॉस्फेट आयन है। तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? तो एक तो यहाँ पर फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए? 5 एटम हो गए। इस आयन में 5 एटम प्रेजेंट है। 5 कौन सा ऑप्शन में? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 5 एटम्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज द नेम गिवन टू दी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेटिव। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है उनको किस चीज़ से बोलते हैं? ठीक है, तो हमको पता है यार, सिंबल बोलते हैं ना। सिंबल से तो रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर नेट्रियम हमको पता है, डायरेक्टली इसको ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जेंटेनम क्या है? अर्जेंटम इज द लैटिन नेम ऑफ। तो अर्जेंटम किसका लैटिन नेम होता है? सोडियम का होता है क्या? नहीं। टंगस्टन का होता है क्या? तो टंगस्टन हमको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एंटीमनी का होता है क्या? एंटीमनी का भी पता नहीं हमें। सिल्वर का होता है क्या? सिल्वर का भी पता नहीं है। तो टंगस्टन का तो हमको पता है, कैपिटल W होता है यहाँ पर सिंबल। नहीं पता होगा वैसे, 9th 10th में है नहीं है, 11th में आता है आगे। ठीक है, एंटीमनी का होता है यहाँ पर SB। और जो यहाँ पर अर्जेंटम होता है वो किसका होता है? अर्जेंटम किसका नाम होता है? सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटम, AG से डिनोट करते हैं। एंटीमनी को SB से। चलो इसको बता देता है। स्टीबम इसका नाम होता है। ठीक है, एंटीमनी का नाम होता है स्टीबम, SB से डिनोट करते हैं। और वोल्फ्रैम वोल्फ्रैम किसका नाम होता है? यहाँ पर टंगस्टन का नाम होता है, कैपिटल W से यहाँ पर डिनोट करते हैं। सिल्वर को AG से करते हैं अर्जेंटम। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। यहाँ पर क्या है? अर्जेंटम किसका नाम है? यहाँ पर तो सिल्वर का। सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं? AG से डिनोट करते हैं, SI से डिनोट नहीं करते हैं। SI से किसको डिनोट करते हैं? सिलिकॉन को SI से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से भी आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज Ca3PO4 का होल ट्वाइस। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Ca। कैल्शियम की वैलेंसी बतानी हमें। तो क्या कैल्शियम की वैलेंसी बताने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है? ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी बताने के लिए इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको देखो ही मत। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है हमको पहले से ही पता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। तो जब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वैलेंसी क्या दे रही है? 2 दे रही है। तो ये इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, कैल्शियम का इसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, फॉस्फेट के साथ, तो ये वाला कंपाउंड आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि दोनों की वैलेंसी आपको पता है। तो वहाँ से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉस्फोरस जो फॉस्फोरस होता है, क्या वो मोनोएटॉमिक होता है? क्या वो टेट्राएटॉमिक होता है? क्या वो ट्राईएटॉमिक होता है? क्या वो डाईएटॉमिक होता है? ठीक है, एक परमाणु, चतुष्परमाणु, त्रिपरमाणु या द्विपरमाणु, तो कौन सा होता है? तो हमको पता है कि फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म क्या है इसकी? P4 है। तो P4 जब इसकी एलिमेंटल फॉर्म है तो P4 का मतलब टेट्राएटॉमिक, चतुष्परमाणु। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स इज एन एटम ऑफ सल्फर हैवियर देन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन और सल्फर का मास पता होना चाहिए, तो तुम बता सकते हो। क्या कर लेंगे? सल्फर का मास बटे कार्बन का मास। तो सल्फर का मास होता है 32, कार्बन का मास होता है 12। किससे कट जाएगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। हाँ, 4 से कटेगा। तो 4 3 12, 4 8 32। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 8/3। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्या होता है, सल्फर होता है वो 8/3 टाइम्स क्या होता है? ज़्यादा भारी होता है। किससे? यहाँ पर कार्बन से। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या है? बस इतने, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर से कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर में बचते हैं जिनको हम कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।